ध्यान दें, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत 1 अप्रैल 2026 से पुराने फॉर्म 15G और 15H की जगह अब नया फॉर्म 121 लागू हो गया है। शुरुआत करते हैं आज के इस गहन विश्लेषण की। आज हमारे पास ईपीएफओ का जो 13 अप्रैल 2026 का सर्कुलर है और इनकम टैक्स विभाग के नए एफएक्यूज हैं। मिशन ये है कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद जो फॉर्म 1221 आया है उसको थोरोली समझा जाए। हाँ बिल्कुल, और ये नया एक्ट तो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो ही चुका है, तो बदलाव काफी बड़े हैं इस बार इस सेक्टर में। सही कहा, मतलब टैक्स रूल्स और पेपर वर्क हमेशा से एक कॉम्प्लिकेटेड पजल रही है लोगों के लिए, पर अब लगता है इसे थोड़ा आसान किया जा रहा है। आसान कह सकते हैं, पर इसमें नई चीजें भी काफी हैं। सबसे पहले तो अगर हम पुराने सिस्टम को देखें तो लोग बैंक की लंबी लाइन में लगते थे अपना टीडीएस बचाने के लिए। हाँ, और अलग अलग उम्र की लाइंस होती थी। मतलब अगर उम्र 60 से कम है तो पुराने फॉर्म 15G की लाइन में लगो, और सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H भरियो। वही तो, पर अब इन दोनों को हटाकर सबके लिए एक ही फॉर्म लाया गया है, फॉर्म 121। तो ये तो एक तरह से यूनिवर्सल फास्टैग लाइन बन गई ना, जैसे टोल प्लाजा पर अब सबके लिए एक ही लेन होती है जिसमें सब जल्दी निकल जाते हैं। देखिए, फास्टैग लेन जरूर है, पर ये सबके लिए खुली नहीं है। अच्छा, कैसे? क्योंकि नए एक्ट के सेक्शन 393(6) और रूल 211 के तहत ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स के लिए ही रखी गई है। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए। हाँ, कंपनीज और नॉन रेजिडेंट्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और एक और बड़ी गलतफहमी होती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। कैसी गलतफहमी? लोग सोचते हैं कि फॉर्म 121 भरने का मतलब है कि इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई, जबकि असल मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एडवांस टीडीएस कटने से रोकता है। अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी साल के अंत में एनआईएल होने वाली है तो बैंक एडवांस में टैक्स नहीं काटेगा, बस इतना ही। और एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, इसे भरने के लिए पैन होना एकदम अनिवार्य है। बिना वैलिड पैन के ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सही कहा आपने, पैन तो बेसिक और अनिवार्य रिक्वायरमेंट है ही। अच्छा, फॉर्म तो एकीकृत या कंसोलिडेट हो गया, पर मेरे दिमाग में एक प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है इसके बैकएंड को लेकर। हाँ बताइए, क्या सवाल है? जैसे अगर किसी व्यक्ति को 3 अलग अलग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, तो एपीआईज और नई टेक के चलते क्या ये फॉर्म एक ही बार सेंट्रली भरना होगा और तीनों बैंक का काम हो जाएगा? नहीं, मैं इस बात का थोड़ा खंडन करती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वेट, सच में? मुझे लगा स्मार्ट फॉर्म है तो सेंट्रल सबमिशन काफी होगा। नहीं, फॉर्म चाहे कितना भी डिजिटल हो, हर पेयर को अलग अलग ही देना पड़ेगा। जैसे 3 बैंक्स हैं तो तीनों को फॉर्म अलग जाएगा। अरे रुकिए, अगर बैकएंड पर सब डिजिटल किया गया है तो मुझे अभी भी 3 अलग बैंक्स के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं? ये कैसा स्मार्ट फीचर हुआ? क्योंकि असल स्मार्टनेस फॉर्म भरने के तरीके में नहीं है, बल्कि उसकी ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी में है। अच्छा, थोड़ा समझाइए इसे। बैकएंड पर क्या आधुनिक हुआ है? जैसे इसमें ऑटो पॉपुलेशन और रियल टाइम वैलिडेशन होगा, और छोटा सा बदलाव ये भी है कि आरएस की जगह नया रुपया सिंबल शामिल है इसमें। पर सबसे बड़ा बदलाव पेयर के लिए है। पेयर के लिए मतलब बैंक वगैरह के लिए? हाँ, अब पेयर को हर एक फॉर्म 121 के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करना होगा, जिसे हम यूआईएन कहते हैं। मतलब अब सरकार हर एक टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम को सीरियलाइज कर रही है। बिल्कुल, और इस यूआईएन में फॉर्म का सीक्वेंस नंबर, टैक्स ईयर और बैंक का टैन शामिल होता है। ये तो काफी डिटेल ट्रैकिंग हो गई। हाँ, जरूरत भी यही थी। और बैंक को ये यूआईएन हर महीने की 7 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड करना ही होगा। वेट, हर महीने की 7 तारीख? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे क्वार्टरली टीडीएस फॉर्म 14 में भी दर्ज करना अनिवार्य है। पहले क्या होता था, फॉर्म्स फिजिकल थे तो खो जाते थे या मैनुअल गलतियां काफी होती थी। राइट। और जिसका खामियाजा टैक्स पेयर को भुगतना पड़ता था। तो अब इस यूआईएन वाले सिस्टम से हर फॉर्म का एक लीक प्रूफ डिजिटल फुटप्रिंट बन जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ, बैंक अब ये नहीं कह सकते कि आपका फॉर्म हमें मिला नहीं। अब समझ आया। तो अगर हम इस सब को सम अप करें तो भले ही मुझे अलग अलग जगह फॉर्म देना पड़े, पर बैकएंड पर नया आईटी एक्ट 2025 प्रशासनिक झंझटों को सच में खत्म कर रहा है। क्या है, जिससे डिडक्टर्स और टैक्स पेयर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक चिंतन वाला सवाल जरूर दिमाग में आ रहा है। क्या सवाल है? जब नए फॉर्म्स में एपीआईज और डेटाबेसेस आज रियल टाइम में डेटा वेरीफाई कर ही रहे हैं और ऑटोफिल कर रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी नौबत आएगी जब टैक्स अथॉरिटीज बिना किसी पेपर वर्क या फॉर्म सबमिशन के सिस्टम से खुद ही 0 टीडीएस तय कर लेंगे? ओह वाह, ये तो काफी अलग लेवल का थॉट है ना? एक ऐसी दुनिया जहां टैक्स बचाने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत ही ना पड़े, सिस्टम खुद ही बता दे अकाउंट बैलेंसेस ट्रैक करके। ये आगे चलकर सोचने वाली बात जरूर है। मजा आया इस टॉपिक को एक्सप्लोर करके।
Under the previous tax framework, financial institutions managed a staggering volume of paperwork. Every year, nearly 20 million manual tax exemption declarations had to be collected, verified, and stored. The Income Tax Act 2025 replaces this entire manual workload. It retires the old bifurcated system, where taxpayers had to choose between Form 15G or 15H based on their age. Starting April 1, 2026, these multiple forms are consolidated into a single document, Form 121. Under the new law, an individual who fails to file can find their income reduced by immediate tax deductions. Meanwhile, institutions that fail to track these filings correctly face regulatory penalties tied to the Act's new reporting provisions. Form 121 is a mandatory digital overhaul. It requires a new compliance architecture from both the individual and the financial institution to function. For the individual taxpayer, the declarant, the first step is establishing eligibility. This form is restricted to resident individuals and Hindu undivided families. The age-based requirements of the past are gone. The primary requirement now is that the filer's expected final tax liability for the year must mathematically equal 0. Possessing a valid permanent account number, or PAN, is a non-negotiable requirement for anyone submitting this declaration. Form 1281 operates as a smart document. It utilizes auto-population and API integration to automatically fill in data fields. This architecture allows real-time validation and immediate rejection of invalid entries, ensuring the data block is finalized and error-free before reaching the next stage. By validating information at the point of entry, the system ensures that only mathematically sound declarations are allowed to enter the financial ecosystem. The financial institution or employer, the payer, is responsible for accepting the declaration and completing Part B of the form. The foundational compliance mechanism for the payer is the Unique Identification Number, or UIN. Every Form 121 requires a UIN following a specific formula. It begins with a chronological sequence number. The second component encodes the specific tax year. Finally, the UIN includes the payer's tax deduction and collection account number, linking the institution to the taxpayer's claim. The reporting timeline is strict. Payers must upload a consolidated statement of Form 121s to the e-filing portal by the 7th of the following month. These UINs must also be quoted within the institution's quarterly TDS return, known as Form 140. Financial institutions have shifted from archiving physical paperwork to managing a precise, time-sensitive digital reporting loop. The UIN creates an airtight digital link. It connects the individual's claim of 0 tax liability directly to the institution's quarterly report. For the declarant, this ensures no tax is deducted from their income, and the submission is automatically reflected in their annual information statement. For institutions, the Income Tax Department now has total visibility. Any missing UIN or incorrect reporting can be identified instantly, triggering the Act's penalty provisions. Financial entities, employers, and individual taxpayers must all urgently synchronize their internal systems before the new law takes full effect in April 2026. This requires immediate upgrades to internal processing software, APIs, and the databases used to verify PAN and TAN details. Form 12.1 integrates a fractured manual exemption process into a unified digital framework. This transition automates compliance for the individual while providing the government with a direct line of sight into institutional reporting.